सितारों की महफिल के सुनने वालों को अमीन सायानी कहता है इंग्लिश स्टाइल से हाय एवरीबॉडी और ठेठ हिंदुस्तानी स्टाइल से नमस्ते बहनों भाइयों आदाब है, क्योंकि भाई इन्हीं दो स्टाइलों के संगम से बना था R.D. बर्मन का संगीत, जिनके प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा कुछ इंटरव्यूज और कुछ यादों से सजकर आज आपके सामने पेश होने वाला है। तो तैयार रहिए, बल्कि अगर पंचम आज होते ना तो कहते बचना ऐ हसीनो लो मैं आ गया, ये बचना ऐ हसीनो लो मैं आ गया, हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा है यारों से जुदा, है बचना ऐ हसीनो लो मैं आ गया, है बचना ऐ हसीनो लो मैं आ गया, हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा है यारों से जुदा, है बचना ऐ हसीनो लो मैं आ गया। रंग भरी आंखों में आज चमक रहा है मेरा ही नशा, है बचना ऐ हसीनो लो मैं आ गया। आज तो सभी है मुझ पे फिदा, है बचना ऐ हसीनो लो मैं आ गया। भाई ये तो था R.D. बर्मन का झूमता गाता रूप, मगर बहनों भाइयों अब मैं आपको सुनाना चाहूंगा R.D. बर्मन का एक बड़ा ही दुख भरा इंटरव्यू, और इस दुख का मूड बनाने के लिए हमें बजानी पड़ेगी राहुल देव बर्मन की एक संजीदा, एक गंभीर सी धुन जुदाई के सुरों में डूबी हुई। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तू नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी जीने की जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं।
था 1975। R.D. बर्मन की तरक्कियां जोरों में थी। जहां भी ईस्ट और वेस्ट की सुरधाराओं के संगम की जरूरत होती ना, तो पंचम को याद किया जाता। मगर उस साल पंचम के जीवन को उजाला बख्शने वाला सूरज डूब गया। उनके महान पिता सचिन देव बर्मन का देहांत हो गया और दादा बर्मन के चले जाने के बस कुछ ही दिन बाद उनके बारे में पंचम ने जो कहा मेरी रिकॉर्डिंग में, वो मैं आपको अब सुनवाता हूं बहनों भाइयों। 1975 में रिकॉर्ड किया हुआ इंटरव्यू। आज बाबा नहीं है, लेकिन उनकी कुछ गीत और यादें बस यही रह गया है। उनकी ये यादों में से कुछ यादें मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। दर्द हमारा कोई न जाने, अपनी गरज के सब हैं दीवाने, किसके आगे रोना रोए, देश पराया लोग बेगाने, दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं कहना वहाँ नहीं रहना, दुखी मन मेरे। मैं जब बहुत ही छोटा था तब से परसों तक वो मुझे बहुत लाड करते थे, प्यार करते थे। इतना लाड प्यार करते थे कि मुझे कुछ दुख पहुंचे, कुछ तकलीफ हो, वो देख नहीं सकते थे। काफी दफा ऐसा हुआ कि मैं उनकी कुछ बातें नहीं सुनी, लेकिन आज तक उन्होंने मुझे ना मारा है, ना गुस्से से कुछ कहा है। मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ, मैं बम्बई आया, उनके असिस्टेंट बनना चाहा, तभी मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारियां तो थी नहीं। मैं खूब फास्ट गाड़ी चलाया करता था, घूमता था, फिरता था, तो सब लोग आके शिकायतें करते थे, बर्मन साहब देखिए आपका लड़का बहुत उछल कूद करता है, ही इज अ स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ योर्स। तो पिताजी कहते थे हाँ मुझे मालूम है ये, लेकिन यही टाइम है उछल कूद करने के लिए। लेकिन एक दिन जरूर उसको ये जिम्मेदारी सब कुछ मालूम हो जाएगा। तो एक दिन बर्मन साहब बम्बई से बाहर जा रहे थे, अब मुझे यहाँ पे रख के जा रहे थे। तो जाते समय यही कहा कि पंचम सब लोग तुम्हारे बारे में काफी कुछ कहा करते हैं, मैं कुछ बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, मैं जब तक नहीं रहूंगा यहाँ पे, मेरा नाम का ख्याल रखना, कुछ ऐसी कोई बात मत करना ताकि मेरे लिए, मेरे आत्मा को दुख पहुंचे, कुछ ऐसा कुछ हो। आज वो दुनिया में नहीं है। आज हमको मालूम पड़ रहा है कितना बड़ा नुकसान हुआ है फिल्म इंडस्ट्री को। मेरे लिए वो एक इंस्टीट्यूशन थे, एक स्कूलिंग था। उन्होंने मुझे म्यूजिक सिखाया, असल म्यूजिक, फिल्म म्यूजिक क्या होता है उन्होंने सिखाया। उन्होंने ये कहा म्यूजिक के बारे में कि म्यूजिक ऐसी चीज है जब तक तुम उसको फील नहीं करो तब तक वो म्यूजिक नहीं निकल सकता है। जैसे कभी अगर रोमांटिक गाना बनाओ तो कभी तुम रोमांस नहीं किया तो रोमांटिक गाना नहीं बना सकोगे। तो इसी तरीके से उनसे मैं म्यूजिक सीखा, म्यूजिक का फीलिंग सीखा, किस तरीके से म्यूजिक कंपोजिशन करना है। और आज वो नहीं है। आज मालूम पड़ रहा है कि कितने जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ के गए। उनके बारे में मेरे लिए इससे ज्यादा बोलने का कोई शब्द नहीं है। आप लोगों को मालूम है वो क्या थे। सचिन दा के इंतकाल से पंचम के जीवन में अंधेरा तो छा गया, मगर उनके सुझाए हुए रास्तों पर चलकर पंचम के कदम और संभल गए। वैसे उससे कई साल पहले कलकत्ते में मैट्रिक का इम्तिहान देकर जब से पंचम बम्बई आए थे तो पिताजी का साया उनके सर पे हमेशा रहा था। कई फिल्मों में पंचम अपने पिता के असिस्टेंट भी रहे थे, जैसे चलती का नाम गाड़ी, सान जाग उठा, कागज के फूल, बम्बई का बाबू, बेवकूफ, मियाँ बीवी राजी वगैरह वगैरह। और अब जब एस.डी. बर्मन न रहे तो उनका आशीर्वाद, उनका नाम पंचम की रचनाओं को रोशन करता रहा। क्या जानो सजन होती है क्या गम
101.1 पर। दोस्तों, आर.डी. बर्मन के प्रोग्राम के पहले भाग में यानी संगीत के सितारों की महफिल के पिछले कार्यक्रम में मैंने आपको पंचम के 3 साथियों के बारे में पंचम ही की रिकॉर्ड की हुई बातें सुनवाई थी। वो साथी थे देवानंद, महमूद और राजेश खन्ना। उनके कुछ और फिल्मी दोस्तों का जिक्र भी आज मैं करना चाहूंगा। एक और शायर जिनसे आर.डी. बर्मन का बहुत ही गहरा साथ रहा, वो शायर ही नहीं, कहानी, स्क्रीन प्ले, संवाद लेखक भी हैं और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं। जी हाँ, मैं गुलजार साहब की बात कर रहा हूँ बहनों भाइयों। गुलजार की नाजुक ख्याली का कुछ ऐसा असर पड़ा पंचम पर कि उनके संगीत में एक नई पुख्तगी, एक नई गहराई सी आ गई। यूं लगा जैसे 1961 के छोटे नवाब कई बरस तक मीठी नमकीन अटखेलियां करके अब बड़े हो गए हों। उनकी तबीयत में, उनके अंदाज में कुछ और सयानापन आ गया हो। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। आप तो जानते ही हैं बहनों भाइयों कि ये गीत आर.डी. बर्मन की धुन पर गुलजार ने लिखा था रिचाय में। गुलजार और पंचम की जोड़ी भी कई फिल्मों में खूब जुड़ी थी। फिल्म घर का ये गीत सुनिए, ये मेरे भी फेवरेट गीतों में से एक है। भाई शायरी हो या संवाद, गुलजार उन राइटरों में से हैं जो कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाते हैं। उनका एक छोटा सा इंटरव्यू भी मेरे पास रखा हुआ है जिसमें उन्होंने मिनट भर में आर.डी. बर्मन यानी पंचम के पूरे कैरेक्टर की रूपरेखा खींच दी थी। जरा सुन के देखिए। ये तो नहीं कह सकता कि उस जमाने से जानता हूँ उसे जब नेकर पहना करता था। अच्छा। लेकिन ये जरूर है कि उस जमाने से ही जानता हूँ जब उम्र उसकी नेकर पहनने की थी और फुल पैंट पहनने लग गया था। अच्छा। वो गोरा गोर खाली सा चेहरा, वो बड़ी बेताब बेचैन सी आंखें, हर वक्त यही लगता है जैसे किसी चोर को ढूंढ रहा है। अच्छा। उसे ये महसूस होता है उसे मिलकर कि जैसे उसके अंदर कुछ उबल रहा है हर वक्त। एक जगह 5 मिनट टिक सकता। बिल्कुल। आप अगर सामने बैठे हो तो यूं लगेगा या तो जोर से याहू चिल्ला देगा और या कुछ उठा के भाग लेगा यहाँ से। जो करेगा बेसाख्ता करेगा। और वही बेसाख्तगी उसके म्यूजिक में भी नजर आती है। और
दोस्तों, मजे की बात तो ये है कि पंचम की बेसाख्ती और निरालापन उनकी संजीदा तर्जों में तो आता ही था, मगर जब वो किसी टेढ़े मेढ़े उर्दवी संगीत में कदम रखा करते थे तो भी उनकी अनोखी छाप साफ बिल्कुल नजर आ जाया करती थी। जरा सुनिए फिल्म किताब का एक गीत और नजारा कीजिए पंचम की शरारती अटखेलियों का। रेडियो सिटी 91.1 पर संगीत के सितारों की महफिल के सुनने वालों को अब मैं दो गीतों के जरिए उस सीनियर शायर के कलाम के करीब ले जाना चाहूंगा जिनके शब्दों ने पंचम के कई बड़े बड़े हिट गीतों को संवारा था। उनकी फिल्मों में शामिल थी फिल्म कारवां, बहारों के सपने, धर्म करम, यादों की बारात, तीसरी मंजिल और हाँ अनामिका। Bye.
एक और गीत मंजरू साहब का लिखा हुआ मैं अब आपको सुनाना चाहूंगा, मगर उससे पहले कुछ शब्द सुन लीजिए खुद जनाब मजरू सुल्तानपुरी मरहूम के रिकॉर्ड किए हुए एक पुराने इंटरव्यू से, जिसमें उन्होंने पंचम के बारे में कहा था। राहुल के बारे में ख्याल तो छोटे नवाब के गीत मतवाली आंखों वाले ही से कायम हो गया था जी। बर्मन साहब के स्टाइल की नकल किए बगैर उनके स्टाइल और मॉडर्न म्यूजिक को मिला जुलाकर पंचम ने एक अनोखा स्टाइल बना लिया है। और अब सुनिए वो गीत जिसका मैंने जिक्र किया था, मजरू साहब का लिखा हुआ, फिल्म थी प्यार का मौसम। प्यार का मौसम आया, सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया, अरे हाय रे हरी हरी छाया, बोलो न बोलो मुख से गोरी चूड़ी तुम्हारी बोले, ये बतियां सुन सुन के जिया मेरा डोले, सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया। प्यार का मौसम आ ही गया है हमारे प्रोग्राम में, तो क्यों ना आर.डी. बर्मन की मोहब्बतों का जिक्र भी कर लें हम। एक मोड़ पर एक प्यारी सी लड़की रीटा पंचम के जीवन में आई थी। पंचम जितने बेताब हुआ करते थे, अधीर हुआ करते थे, उतनी ही वो लड़की शांत और सोबर थी। पंचम के हंगामों को सहनशीलता से झेलना उसे बहुत अच्छी तरह आता था, और माँ बाप के आशीर्वाद से सन 1960 में पंचम और रीटा की शादी हो गई। मगर ये रिश्ता ज्यादा बरसों तक निभ न सका और दोनों अलग हो गए। और उसके बाद पंचम की बेताबी नई नई मंजिलों को खोजने लगी। एक मंजिल वो थी जो बहुत दूर नहीं थी और वैसे भी बेकरार थी और भी करीब आने के लिए।
R.D. बर्मन की उस नई मंजिल का नाम था आशा भोसले। दोनों में लगाव बढ़ता गया और फिर एक दिन शादी हो गई। भाई जहां तक मुझे याद है हनीमून मनाने के लिए दोनों गए थे दार्जिलिंग, और इत्तेफाक से मैं और मेरी बीवी रमा भी वहीं थे और उसी होटल में थे। जी तो मेरा चाहा कि मेरे प्यारे दोस्त और छोटे भाई पंचम और मेरी फेवरेट गायिका और छोटी बहन आशा के साथ खूब बातचीत करूं, डिनर और लंच खाऊं, घूमने जाऊं, मगर मेरी बीवी ने टोकते हुए कहा मुझसे कि क्यों उनके हनीमून के कबाब में हड्डी बन रहे हो तुम? भाई बम्बई जाकर वो फिर कामकाज में उलझ जाएंगे, अभी तो उन्हें अकेला छोड़ो। तो मैंने छोड़ दिया और वो मस्त हो गए अपने हनीमून में। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है ये होना ही था। भी है मेहरबान, फिर ये कैसी दूरियां, बोलो 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 बोलो। एक मैं एक तू, दोनों मिले आधा, हो एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। मगर फिर कुछ बरसों के बाद न जाने क्यों लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि इस शादीशुदा जोड़े को भी शायद जमाने की नजर लग गई है, दोनों में तनाव बढ़ता जा रहा है, और कुछ लोग तो ये भी घुसफुस करने लगे थे कि पंचम और आशा अलग होने लग गए हैं। मगर बहनों भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो अफवाह पूरी तरह सही नहीं थी, और इसका सबूत मैं आपको आज ही आगे चलकर दूंगा। यहां सुन लीजिए आशा जी के 1997 यानी 1997 के एक इंटरव्यू का एक छोटा सा हिस्सा पंचम के बारे में। पूरा हिस्सा आप संगीत के सितारों की महफिल में आशा जी के प्रोग्रामों में सुनी चुके हैं, इसलिए यहाँ सिर्फ एक झलक। वो मुझे पूछते थे कभी कि ये गाना कैसा हुआ बताओ, ये मैं पूछती थी, ये नहीं पूछती थी आप किससे गवा रहे हो, कौन गा रहा है, कौन आ रहा है, कौन, कभी नहीं बात की। और उन्होंने ये भी रखा था कि घर अलग और म्यूजिक रूम अलग, इसीलिए झगड़े नहीं हुए, वरना झगड़े हो सकते थे। झगड़े होते थे वो और बात होती।
ये इंटरव्यू आशा जी ने हमारे लिए रिकॉर्ड किया था पंचम के देहांत के करीब 4 साल बाद। पंचम के देहांत की तारीख तो बहनों भाइयों मैं आपको बता ही चुका हूं, 4 जनवरी की रात 1994। और उस रात की कैफियत भी मैं आज ही के प्रोग्राम में आपको बताऊंगा, मगर पहले उस दुख भरी रात का एक गीत मैं पेश करना चाहता हूं। आशा ही की आवाज थी, पंचम ही की धुन थी। एसोसिएशन विद संगीत प्रेमियों के प्यारे मनमोहन R.D. बर्मन के जीवन सफर का आशा शुरू होता है, जिसकी इब्तिदा में मैं इतना जरूर कहूंगा कि हालांकि आशा ने आखिर तक पंचम का साथ निभाया, कुछ तनाव दोनों में जरूर था, मगर भाई तनाव कौन से मियां बीवी के बीच नहीं होता है। हाँ, ये जरूर था कि मौत से कुछ साल पहले R.D. बर्मन की तबीयत भी खराब रहने लगी थी और संगीत में भी झोल सा आ गया था। शायद कई वर्षों की ज्यादतियां और गुस्ताखियां जमकर बदला ले रही थी, लिहाजा पंचम का दिल दगा देने लगा। बाईपास ऑपरेशन भी कराना पड़ा। ऑपरेशन कामयाब तो रहा, मगर पंचम के तनमन पर गहरा असर छोड़ गया। आज के प्रोग्राम में मैं उस असर के अंजाम तक फिर एक बार लौट आऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको मिलवाना चाहूंगा बहनों भाइयों उस मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर से जिनके घर पे उस अंजाम का होना लिखा, यानी शक्ति सामंत। शक्ति सामंत का नाम भी पंचम के सबसे करीब के दोस्तों में शामिल है। शक्तिदा और R.D. बर्मन के मधुर मिलन का जिक्र मैं 2 हिट फिल्मों के गीतों का सहारा लेकर करना चाहूंगा बहनों भाइयों। एक फिल्म थी कटी पतंग और दूसरी अमर प्रेम। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अग्न लगाए कौन बुझाए, उसे कौन बुझाए। पतझर जो बाग उजाड़े वो बाग बहार खिलाए, जो बाग बहार में उजड़े उसे कौन खिलाए, उसे कौन खिलाए।
देखा जाए तो आर डी बर्मन को शक्ति सावंत विरसे में मिले थे। इंसान जाग उठा और आराधना जैसी शानदार म्यूजिकल फिल्मों में सचिन देव बर्मन ही तो थे शक्तिदा के म्यूजिक डायरेक्टर, याद होगा आपको। आराधना के बारे में एक मजे की बात कही थी शक्ति सावंत ने मुझसे एक इंटरव्यू में बहुत साल पहले। आराधना की कहानी उनको मैंने सुनाई, उनको बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा वाह ये कुछ बात हुई, इसमें हम कुछ ऐसा काम करेगा कि लोग याद रखेगा। अपने बेटे पंचम को बुलाया, पंचम बहुत अच्छी कहानी है शक्ति की, इसमें हम लोग कुछ ऐसा म्यूजिक देगा कि सब लोग याद रखेगा। आनंद को बुलाओ, आनंद मतलब आनंद बख्शी। आनंद बख्शी के साथ में शायद दादा ने पहले भी एक पिक्चर में काम किया कि नहीं मुझे याद नहीं, लेकिन पहली पिक्चर दोनों की कामयाब शायद आराधना ही थी। आनंद तो ऐसा बोल लिख कि हम सेफ हो जाए। शजिंदा की एक पुरानी आदत थी कि जब भी कोई अच्छा काम होता था वो पूछते थे कि भाई कैसा हुआ, सब लोग बोलते थे कि दादा बहुत अच्छा हुआ, तो बोलते बस हम सेफ हो गया। और जब सचिन दास दुनिया से चले गए तो पंचम के संगीत शक्ति सावंत का भी हमसफर बन गया और बेमिसाल गीतकार आनंद बख्शी का भी। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। कहानी को फिर एक बार आशा भोसले से जोड़ता हूं एस.डी. बर्मन की यादों के जरिए। भाइयों, दिसंबर सन 1993 में मैं अपनी गीतमाला के टीवी प्रोग्राम के लिए पंचम को रिकॉर्ड करने उनके म्यूजिक रूम में पहुंचा तो आशा जी भी वहीं मौजूद थी और हर तरह से पंचम की मदद भी कर रही थी। और पंचम के बाद उन्होंने खुद भी इंटरव्यू दिया। पंचम ने उस इंटरव्यू में जो कहा अपने पिता एस.डी. बर्मन के बारे में वो ये था। पिताजी कभी मुझे तारीफ नहीं करते थे और हाँ और अच्छा होना चाहिए ऐसा कहते थे। तो उन्होंने कटी बदन के टाइम में एक दिन आके कहा कि मैं बहुत खुश हूँ। वो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करते थे। मैंने कहा कि आपको इतना खुश कभी देखा ही नहीं। उन्होंने कहा कि बंधु एक आज कमाल हो गया, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ सुबह 6 बजे तो मेरे पीछे जूहू बीच में लोग लग जाते हैं, बोलते हैं बर्मन दादा साइन करके दीजिए ऑटोग्राफ, ये एस.डी. बर्मन जा रहा है, ऐसा कहते हैं। आज पहली दफा एक बात सुनी, मैंने कहा कि क्या कि ये देखो आर.डी. बर्मन का पिताजी भी आ रहा है, तो ही वॉज वेरी मच हैप्पी। तो ये मेरे जीवन में इट्स लाइक ये मैं हमेशा याद रखता हूँ। पंचम के देहांत से ठीक 1 महीने पहले रिकॉर्ड की हुई उनकी आवाज की खराश शायद इशारा कर रही थी आने वाले तूफान की तरफ, वरना बाकी हर तरह से पंचम ठीक ही लग रहे थे। शूटिंग पूरी हुई और मैं पंचम और आशा को गुड बाय कह के घर चला आया और उसके ठीक 1 महीने बाद घटी वो घटना जिसके बारे में मुझे तब पता लगा जब पंचम के सभी चाहने वाले उनके शव के साथ स्मशान घाट जा रहे थे। हुआ ये था कि 3 जनवरी को पंचम खुद गाड़ी चलाकर बंबई से पूना गए और खुद चलाकर उसी शाम लौटे भी। रात को शक्ति सावंत के यहाँ पार्टी थी जो बहुत देर तक चली। पंचम बड़ी देर में घर लौटे। घर आने के कुछ ही देर बाद सीने में जोर का दर्द शुरू होने लगा
और सुबह होते होते वो दर्द पंचम को अपने साथ ले गया। दोस्तों, ये थी आपकी चहेते संगीतकार और मेरे प्यारे दोस्त R.D. बर्मन के संगीत और जीवन की धूप छांव की कहानी। इसके खत्म होने पर आपका रेडियो साथी अमीन सायानी भी खामोश हो जाता है। अब सितारों के संगीत की अगली महफिल में मिलेंगे किसी न किसी संगीतकार या गीतकार या गायक या गायिका की यादों के साथ। खुदा हाफिज़।